हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.SES। ये MCQ में आज यहाँ पर हिस्ट्री का पार्ट 13 देखेंगे। ओके, ये मिडिवल हिस्ट्री के यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से क्या अभिप्राय है। मतलब सल्तनत की दो सीमाएं थी, एक तो भीतरी थी और दूसरी बाहरी सीमा थी, तो उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए ऑप्शन। भीतरी सीमा का मतलब है किसी शहर व बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए आवश्यक सामान की पूर्ति करते हैं, यानी कि शहर में आवश्यक सामग्री जो भी है वो देते हैं। तो इसका ये भी सही है, भीतरी सीमा वही होती हैं। दूसरी बात करें कि बाहरी सीमा क्या होती है, तो अपने राज्य के बाहर अपनी सीमाओं का विस्तार करना वो बाहरी सीमा कहलाती है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है। अगर बात करें ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी जो है, उक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। जब मंगोलों ने आक्रमण किया दिल्ली में, तो उसका क्या प्रभाव दिल्ली सल्तनत पर पड़ा, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमण का सामना करने में सफल रहा था, ठीक है। जबकि दूसरा ये कह रहे थे कि मुगल मोहम्मद जो तुगलक थे वो पूरी तरीके से सफल रहे, सफल तो रहे बट पूरी तरीके से सफल नहीं रहे। यहाँ पर देखा हमने कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, उक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसका है। यानी कि यहाँ पे हमें मैच करना है कि कौन सा जोड़ा जो है किसका है। तो अगर आप देखें कि मनसब जो होता था वो मनसब क्या होता था, अगर आप बात करें तो मनसब एक पद होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका, तो इसका 5 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इसका 5 होगा, ठीक है। बी की बात करें तो बी में आप मंगोल है, मंगोल क्या थे, उज्बेक से इनका संबंध था। तो यहाँ पर हम देखें तो ये 4 होगा, ठीक है। उसके बाद सिसोदिया राजपूत, सिसोदिया जो राजपूत थे इनका संबंध था मेवाड़ से, तो इनका जो संबंध हो गया ये सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे ये 6 होगा, यहाँ पे ये 5 होगा, ठीक है, और ये वाला 4 होगा। तो इतना हो गया। उसके बाद राठौर राजपूतों का संबंध देखें तो मारवाड़ से था, यानी कि इसका 3 हो गया। नूरजहाँ का संबंध जहांगीर से था, तो ये 2 हो गया। और सूबेदार का संबंध किससे था, तो गवर्नर ये कहलाते थे, यानी कि 1 हो गया। तो आप देखें कि 1 का ए का 6 है, बी मंगोल का 5 है, और सिसोदिया राजपूत का संबंध जो था वो मेवाड़ से था। राजपूत राठौर का संबंध उज्बेक से, सॉरी राजपूत राठौर जो थे उनका संबंध मारवाड़ से था। नूरजहाँ का संबंध जहांगीर से था और सूबेदार का संबंध गवर्नर से था। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, आप देखिए ए का जो है 6 है, बी का 5 है, सी का 4 है, डी का 3 है, ई का 2 है, और एफ का जो है वो पहला है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये मैचिंग जो बनाई हम लोगों ने, ये करेक्ट ऑप्शन है ए का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम के राज्य की राजधानी क्या थी। यानी कि अकबर का जो सौतेला भाई था उसका नाम था मिर्ज़ा हाकिम। तो वो जिस राज्य पे था उसकी राजधानी यहाँ पर पूछी गई है कि उसकी राजधानी कौन सी थी। तो उसकी राजधानी की बात करें तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि उसकी राजधानी जो थी वो काबुल थी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि दक्कन की 5 सल्तनत कौन कौन थी। तो दक्कन का अभियान जो है शुरू किसने किया था, अकबर ने शुरू किया था, ठीक है, और उसी को उसके बेटों ने बाद में बढ़ाया था। तो अकबर ने उसको शुरू किया था। तो दक्कन के जो 5 सल्तनत थी वो कौन कौन सी थी, बरार, खानदेश, अहमदनगर, काबुल और कंधार। तो ये पाँचों ही जो हैं वो दक्कन की 5 सल्तनत थी। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक है, यानी कि जात जो है वो दिखाता है कि एक मनसबदार के पद और वेतन को दिखाता है, तो सवार जो है उसके खाली जगह है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, को दिखाता है। किस चीज़ को दिखाता है, तो सवार जो है उसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता है। तो ये जरूर से ध्यान रखिएगा कि सवार जो है उसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता है। यहाँ पर हमने देखा कि 6 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर सिर्फ 7 क्वेश्चन की बात करें तो अकबर के दोस्त और सलाहकार कौन था, अबुल फजल। तो अबुल फजल के बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पहला तो ये क्या थे, तो अकबर के दरबार में थे, ये सलाहकार भी थे अकबर के और दोस्त भी थे। तो अबुल फजल ने उनकी यानी अकबर की कौन से विचार को गढ़ने में मदद की थी जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों,
संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज कर सका। यानी कि अकबर के टाइम पे ऐसा था कि कोई भी धर्म वगैरह मान सकते थे, आपको छूट थी, ऐसा कोई नहीं था कि आप ये धर्म मानिए। जैसा कि आपने स्टोरी में भी देखा होगा जोधा अकबर की स्टोरी में, कि जोधा हिंदू धर्म को मानती थी और अकबर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि कौन से विचारों को गढ़ा था, तो विचार पूछे गए हैं कि कौन से विचार गढ़े गए थे। तो अगर आप बात करें अकबरनामा की, तो अकबरनामा किताब का नाम है, और आईनी अकबरी जो है वो भी किताब का नाम है। इसी का जो तीसरा हिस्सा है वो आईनी अकबरी कहलाता है अकबरनामा का। एक्चुअली अकबरनामा 3 भागों में लिखी गई है, ठीक है, उसके कालों के हिसाब से कि क्या क्या चीज़ें उसमें अचीव की अकबर ने, कब क्या किया। तो उसी में तीसरा जो पार्ट था वो आईने अकबरी था। फिर उसके बाद तो ये दोनों तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये विचार नहीं है। विचार की बात करें तो सुलाह कुल जो था वो विचार था, क्योंकि सभी धर्मों और संस्कृतियों और जातियों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाना है और कैसे शांतिपूर्वक इनको चलने देना है और किसी का कोई विरोध नहीं करना है, ठीक है। तो इसके थ्रू, इसी विचार के थ्रू इस अकबर ने धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से, अनेक अनेक धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज किया था। तो यहाँ पर सुलह कुल जो है वही करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद जो था इनके बेटों ने भी इसको आगे बढ़ाया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसी नीति पे उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे। तो केंद्रीय प्रांत की बात करें तो दिल्ली, आगरा जो था वो केंद्रीय प्रांत थे उस टाइम पे, और ये दोनों ही उनके अधीन आ चुके थे। तो जबकि कन्नौज जो था वो केंद्रीय प्रांत नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कन्नौज अवध दोनों ही नहीं थे और यहाँ पे अवध नहीं था। तो केंद्रीय प्रांत उस टाइम पे दिल्ली और आगरा थे, यानी कि मुगल राज के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे, दिल्ली, आगरा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करें। यहाँ पर देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, मनसबदार और जागीर में क्या अंतर है। तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहा जाता था। तो यहाँ पर ये दोनों सही है कि मनसबदार जो थे अपना जो वेतन था वो राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि से पाते थे, और वो जो भूमि होती थी वही जागीर कहलाती थी। उसके बाद क्या है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो थे वो मनसबदार हैं, जबकि मनसबदारों द्वारा पाई गई भूमि जो है वो जागीर थी। जैसा कि ऊपर भी इसी चीज़ को कही गई है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उक्त दोनों। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया। यानी कि वो माता की तरफ से क्या थे, मंगोल, तैमूर थे, और पिता की तरफ से वो मंगोल थे, बट उन्होंने जो है तैमूर वंश को ही क्यों वरीयता दी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पे कि तैमूर वंश, तैमूर ही अपने आप को क्यों कहलवाए उन्होंने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है, क्योंकि मुगल के महान जो पूर्वज थे तैमूर, उन्होंने 1398 में दिल्ली पे कब्जा किया था। तो ये बात सही है कि कब्जा किया था उन्होंने। दूसरा था कि मंगोलों के चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों नरसंहार से संबंधित थी, यानी कि उनका जो बैकग्राउंड था मंगोलों का कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था, क्योंकि वो नरसंहारों से संबंधित था। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतिद्वंदियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। फिर उज्बेक जो हैं उनके प्रतिद्वंदी हमेशा बने रहे, तो यही उनसे भी संबंधित थी, इसलिए वो इनका कहलाना नहीं चाहते थे। तो अगर आप बात करें तो यहाँ पर कहलाना नहीं चाहते थे, यानी कि ये सही बात कह रहे हैं, क्योंकि यही पूछा है ना कि मुगलों ने खुद को मंगोल के अपेक्षा तैमूर के वंश होने पर क्यों बल दिया। तो तैमूर इसलिए क्योंकि उन्होंने वहाँ कब्जा किया था और उसका ऐसा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था नरसंहार का, लेकिन मंगोलों का बैकग्राउंड था, इसलिए वो मंगोलों के नहीं कहलाना चाहते थे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि उक्त दोनों जो हैं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो लर्न हो जाएंगे, और अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ के इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकेगी जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि इस टाइप के छोटे छोटे एग्ज़ाम आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा, और इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।